नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जो कक्षा 9 का होगा दोस्तों। विषय सामाजिक विज्ञान, समय 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक पूरी 40 रहेंगे। और दोस्तों मैं बता दूँ, आज का जो सामाजिक विज्ञान है उसका सेट 2 को मैं लेकर के आया हूँ। जो जनवरी माह में होने वाली एग्ज़ाम है दोस्तों, उसका ये सेट 2 है सामाजिक विज्ञान का। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं सेट 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसे देख लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। क्लास 9 मॉडल क्वेश्चंस लिखिएगा आप, उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पूरे 40 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। तो दोस्तों देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे क्लास 9 के प्रिय विद्यार्थियों, देखते आज का पहला सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। ऑप्शन है 14 जुलाई 1789, ख 14 जुलाई 1779, ग 14 जुलाई 1769 और घ 14 जुलाई 1749। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा 14 जुलाई 1789। आप याद रखिएगा इसे। अगला सवाल है, टाइद क्या था। टाइद क्या था। ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर, कृषि कर। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा टाइद जो है वो धार्मिक कर था। याद रखिएगा इसे। थोड़ा मैं फ़ॉन्ट को पतला कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाले श्रेणी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है सामंत, पादरी, सर्वहारा, एस्टेट। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा एस्टेट। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, आप अगर कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया कॉपी कलम लेकर बैठें, उसके बाद ही वीडियो देखें। तो आपको क्या होगा, इससे आसानी होगी। आप नोट करते जाएं, जो भी मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाएं और याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा दिन अब नहीं बचा है। और ये सेट 2 है दोस्तों। इस सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में मीन्स प्रथम शाब्दिक परीक्षा में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, मार्सिले क्या है। मार्सिले क्या है। रूस का राष्ट्रगान, अमेरिका का राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान या तो भारत का राष्ट्रगान। दोस्तों यहाँ मैं बता दूँ, मार्सिले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रगान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था। क लुई 15वां, ख लुई 16वां, ग नेपोलियन, घ लेनिन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों लुई 16वां। 1740 में फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां आसीन था, अनकी बैठा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर का, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क सामंत, ख पादरी, ग मसाई, घ कूलक। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ कूलक। रूस के संपन्न किसान को कूलक कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है मार्फा वार्सिलेवा कौन थी। ऑप्शन 1 जादूगर, 1 बहादुर महिला कारीगर, 1 अनपढ़ किसान और 1 शिक्षिका। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, 1 बहादुर महिला कारीगर थी। कौन, मार्फा वार्सिलेवा। याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था। ऑप्शन क पेरिस, ख मास्को, ग में क ख दोनों, घ में पेद्रोग्राद। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ पेद्रोग्राद। आप इसे नोट कर लें। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। क फरवरी क्रांति, ख मार्च क्रांति, ग अगस्त क्रांति, घ अक्टूबर क्रांति। दोस्तों तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख मार्च क्रांति। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को मार्च क्रांति कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। क रॉबर्ट ओवेन, ख लुई ब्लॉक, ग कार्ल मार्कस और घ फ्रेडरिक एंजल्स। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क रॉबर्ट ओवेन। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन थे। आप इसे नोट कर लें और याद कर लें। आगे क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन क 38.2, ख 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ग 328 लाख वर्ग किलोमीटर, घ 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ख 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों,
यह प्रश्न आपको क्लास 6 से ही देखने को मिल जाता है। 6, 7, 8, 9, 10 सभी बुक में ये आपका मिलता है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल इसे आप याद कर लें, एकदम ना छोड़ें। और दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आधा अधूरा मत देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखें, तभी आपको इस वीडियो का भरपूर फायदा मिल पाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा? ऑप्शन 97.25, ख 77.6 और ग में 68.7 और घ में 82.30 पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 82.30 पूर्व। भारत का पूर्वी देशांतर रेखा है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? क उत्तराखंड, ख उत्तर प्रदेश, ग बिहार, घ झारखंड। तो दोस्तों यहाँ पे नेपाल की जो सीमा है, नेपाल देश की जो सीमा है वो झारखंड से नहीं लगती है, क्योंकि आप जानते होंगे झारखंड में आप यदि रहते हैं तो आपको पता होगा कि झारखंड जो है उसकी नेपाल देश की सीमा से नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन क 4, ख 5, ग 6 और घ 7। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग 6 भागों में विभाजित किया गया है। अगला सवाल है, हिमालय में स्थित भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दुनिया में सबसे ऊंची चोटी आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट है, ये वाला है, लेकिन यहाँ पे बताया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है हिमालय में स्थित। तो ऑप्शन देख लेता हूँ दोस्तों। ऑप्शन है क माउंट एवरेस्ट, ख कंचनजंगा, ग महाकालू, घ धौलागिरी। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख कंचनजंगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों 16 नंबर में, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? क नागा पर्वत, ख मिजो पर्वत, ग पटकोई पर्वत, घ शिवालिक पर्वत। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा पूर्वांचल श्रृंखला का जो है आपका ये शिवालिक पर्वत जो है ये भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा है वो क्या कहलाता है? क तट, ख द्वीप, ग प्रायद्वीप, घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग प्रायद्वीप कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों क, इसका ऑप्शन है क भाबर, ख भांगर, ग खादर, घ तराई। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख भांगर कहलाता है। दोस्तों अगला है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? क अमरकंटक, ख गंगोत्री, ग मानसरोवर, घ सप्तकोशी। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख गंगोत्री, यानी कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री है। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है क जम्मू कश्मीर, ख हिमाचल प्रदेश, ग लद्दाख और घ राजस्थान। दोस्तों डल झील जो है आपको मैं बता दूं, डल झील जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब होगा। अगला है, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? क रबी, ख खरीफ, ग रबी और खरीफ, ग नकदी फसल। दोस्तों गेहूं, चना और जौ ये जो है आपका रबी फसल है। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 22 नंबर में, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हरित क्रांति की मुख्य विशेषता, क गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ख ज्वार तथा बाजरा में उत्पादन में वृद्धि, ग गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि और ग नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि जो है वो हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? ऑप्शन क में एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, ख एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, ग में एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना और घ यहाँ पे देखिए ग लिखा यहाँ पे घ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24। दोस्तों आप सभी जो भी मैं बता रहा हूँ आप सभी नोट करते जाएं, तभी आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा। तो एक बार में समझ में आता तो 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखें, आपको याद हो जाएगा, है ना। आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं, दोस्तों सिर्फ समझना है और याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और बिंदास पूर्वक होकर के हमारी वीडियो को देखें, टेंशन एकदम ना लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? क कृषि क्रिया, ख गैर कृषि क्रिया, ग अनर्थी क्रिया और घ यहाँ पे भी घ होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा गैर कृषि क्रिया। गैर कृषि क्रिया जो है कहलाएगी, अगर मान लीजिए श्रवण जो है वो अगर दूध खुद उत्पादन करता और बेचता तो वो कहलाता है कृषि क्रिया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वो दुकान दिया है इसलिए वो कहलाएगा गैर कृषि क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
25। HYV का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है कम उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, अच्छे उत्पादन करने वाले बीज, खराब उत्पादन करने वाले बीज। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा अधिक उत्पादन करने वाले बीज, HIV, है ना, HIV। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल 26। निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? क साक्षरता दर, ख लोगों का स्वास्थ्य, ग कौशल निर्माण, और यहाँ पे भी घ होगा दोस्तों, इनमें से कोई, इनमें सभी। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, जो घ मेरा है इनमें सभी, यही होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में। भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क यहाँ पे है कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ख महिलाओं की शिक्षा देने पर ध्यान देना, ग पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, और घ 6 से 14 के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ये वाला ऑप्शन नंबर घ होगा, 6 से 14 के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। ये भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? क पशुपालन, ख कपड़ा बुनना, ग बैंकिंग, और घ यहाँ पे भी घ होगा, है ना। जहाँ जहाँ आपको घ है तो वहाँ पे आप घ कर लीजिएगा, आपका ये घ हो जाएगा। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण जो हमारा होगा यहाँ पे पशुपालन होगा, ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। किसी खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं, क मौसमी बेरोजगारी, ख प्रच्छन्न बेरोजगारी, ग शिक्षित बेरोजगारी, और यहाँ पे भी घ होगा, समय मिसप्रिंट हो गया है, और घ में इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है इस प्रकार का बेरोजगारी को। अगला है शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को, यहाँ पे एक साथ है, मानव को अलग होगा, अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? क मानव पूंजी, ख स्थायी पूंजी, ग अस्थायी पूंजी, और घ कार्यशील पूंजी। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? मानव पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही जवाब होगा। दोस्तों नोट करते जाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें वह शासक वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों का चुनाव करती हो, और घ सेना शासन को अपने हाथों में ले। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा लोकतंत्र शासन का मतलब होता है जनता शासकों का चुनाव करती है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? क कम्युनिस्ट पार्टी, ख राष्ट्रीय जनसंसद, ग प्रधानमंत्री, घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क कम्युनिस्ट पार्टी। अगला सवाल है जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? क 1960, ख 1970, ग 1980, घ 1990। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग 1980। जिम्बाब्वे जो है 1980 में स्वतंत्र हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 34। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? क दक्षिण अफ्रीका, ख चीन, ग पाकिस्तान, घ जिम्बाब्वे। तो दोस्तों रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो आपका जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। परवेज मुशर्रफ, ख रॉबर्ट मुगाबे, ग नेल्सन मंडेला, घ जैकब जुमा। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर का। संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क में देखते हैं, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। ख यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार है। ग यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, और घ यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या पूछा? यहाँ पे असत्य पूछा। कौन सा असत्य है? दोस्तों यहाँ पे ग नंबर इसका जो सही जवाब होगा, क्योंकि यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता, ये बात असत्य है, वो सीमा बताता है, तो इसका आंसर ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? क जुलाई 1942, ख जुलाई 1944, ग जुलाई 1945, और घ जुलाई 1946। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव कराए गए थे। आगे देखते हैं 38 क्वेश्चन में। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कौन सा सदस्य नहीं थे? क महात्मा गांधी, ख पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और घ डॉक्टर इंदिरा प्रसाद। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही जवाब होगा, आप इसे नोट कर लें। आगे 39। इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, उसके बाद है असहिष्णुता और पंथ निरपेक्षता। दोस्तों यहाँ देखिए मैं बता देता हूँ, भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन कौन है? ये समानता है, स्वतंत्रता है, पंथ निरपेक्षता। कौन सा नहीं है? आपका बच गया असहिष्णुता। इसका मतलब ये आपका बुनियादी मूल्य नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन के आधार पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है मोतीलाल नेहरू जो है, यहाँ पे दिखाया 1928 में भारत का संविधान बनाया।
आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, और बी आर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, और इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य। तो दोस्तों यहाँ पे देखने से ये पता चलता है कि आपका जो है सही आंसर होगा इसका घ नंबर होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। बाकी ये तीनों आपका सही है, ठीक है, ये तीनों सही है, सुमिलित है, और ये आपका सुमिलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने सेट 2 को कंप्लीट कर लिया है, जो कि सोशल साइंस का यानी SST से है, और इसमें से पूरे 40 प्रश्न थे, और सभी को मैंने बहुत ही ट्रिक से और बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन को जल्दी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे इस चैनल पर जो भी वीडियो आएंगी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।